अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मरतबा फिर एक साथ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम अल-मुसव्विर भी है और इस एक नाम की इतनी जहतें हैं कि उसका अहाता करने के लिए इंसान की एक ज़िंदगी नाकाफ़ी है। पूरी कायनात और उसके रंग एक तरफ, महज हज़रत इंसान ही पर गौर कर लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है। करोड़ों की खलकत है, सबकी आदात जुदा, अतवार जुदा, खालो खद जुदा, और फिर ऐसी ऐसी सूरतें अता की कि ज़नाने मिस्र अपनी उंगलियां तक काट बैठी। मुख्तसर ये कि इंसान को खूबसूरती हमेशा ही से मुतहय्यर करती चली आ रही है, और फिर इस खूबसूरती को निखारने के लिए इंसान ने क्या क्या जतन ना किए। कहीं उम्दा लिबास ज़ेब-ए-तन किए और कहीं दिलकशी और रानाई को निखारने के लिए ज़ेवरात तख्लीक किए। जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ेवरात की, और जब ज़ेवरात की बात की जाए तो ख़ुद ब खुद जहन में ख़वातीन का नाम आ जाता है जो भारी भरकम और बेश कीमत ज़ेवरात पहनना पसंद करती हैं। जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप कदीम वो तारीख़ के औराक पलट कर देखिए, आपको मिस्र की तहज़ीब हो या फिर बाबुल की तहज़ीब, आप मेसोपोटामिया की तहज़ीब देखें या फिर रोम की तहज़ीब, बादशाह से लेकर दरबान तक आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हस्बे इस्तिताअत ज़ेवरात में लदे फंदे दिखाई देंगे। हाँ, अलबत्ता इस्लाम ने मर्द को सोना पहनने से मना ज़रूर फरमाया है। हाँ, एक मखसूस वज़न की अंगूठी सफ़र की हालत में ज़रूर पहन सकता है, लेकिन सजना संवरना और ज़ेवरात पहनना ख़वातीन का बुनियादी हक है। तो भूल ही गई थी कि मैं प्रोग्राम करने निकली हूँ और आज आपको ज़ेवरात की तारीख़ के बारे में बताना था और मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी तो कुछ जानना था हमें। तो इससे पहले कि मैं और आप ज़ेवरात में उसकी चकाचौंध में कहीं खो जाएं, तो देखते हैं कि माजी में ख़वातीन किस किस्म के ज़ेवरात पहनती रही होंगी। इब्तिदा में शायद फूलों और पत्तों ही से ख़वातीन ने ख़ुद को सजाया होगा, लेकिन कदीम मजहबी कुतब, तारीख़ और आसार कदीमा का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि इब्तिदा में पत्थरों से शिकार, खुदाई और खेती बाड़ी के लिए औजार या आलात तैयार हुए। यकीनन ज़ेवरात साजी का सिलसिला भी उसी दौर में शुरू हुआ होगा, क्योंकि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों से मिट्टी और पत्थर से तैयार शुदा ज़ेवरात भी दरियाफ्त हुए हैं। इसके बाद लकड़ी, लोहे, तांबे, सोने, चांदी और मुख्तलिफ धातुओं की भरत से ज़ेवरात तैयार किए जाते रहे हैं, जिनमें कीमती जवाहिर और नगीनों का इस्तेमाल भी खासी महारत से किया जाता रहा है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कदीम तरीन ज़ेवरात अफ्रीका के मुख्तलिफ मकामात, ख़ास तौर से कीनिया की गारों से दरियाफ्त हुए हैं। इन ज़ेवरात का दिलचस्प पहलू ये है कि इनको घोंघों और सीपियों के खौल से तैयार किया गया है। बर्राज़म अफ्रीका के जनूबी कोने में वाक़े ब्लोम्बोस के गार से मिलने वाले खौलनुमा मोतियों के बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि ये 75,000 साल कदीम हैं। चने के साइज के इन मोतियों में एक ही तरह के सुराख हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि उन्हें किसी हार या दस्त बंद में इस्तेमाल किया गया होगा। इन मोतियों की दरियाफ्त से पहले कदीम तरीन ज़ेवरात 45,000 साल पुराने थे। माहिरीन का कहना है कि ये मोती उठाकर उन गारों तक लाए गए होंगे, क्योंकि करीब तरीन दरिया भी वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। मेसोपोटामिया इंसानी आबादी का कदीम तरीन खिता माना जाता है। तूफान नूह भी यहीं पर आया था। आसार कदीमा बताते हैं कि क़ब्ल तारीख़ का इंसान जो यहाँ आबाद था
ज़ुबान, तहज़ीब, सकाफ़त और मज़हब से मुकम्मल तौर पर आगाह था। इराक़ के शुमाल मशरक़ी गारों से मिलने वाले इंसानी ढांचों से पता चलता है कि उस वक्त के लोग आखिरी रसूमात के तौर पर अपने मुर्दों के साथ फूलों को दफनाया करते थे। इससे ये बात भी पता चलती है कि उस ज़माने में ख़वातीन भी शायद फूलों के ज़ेवरात इस्तेमाल करती रही होंगी। दजला और फरात के दरमियान की वादी समेरियों, अकादियों, कुल्दानियों, सासानियों और बाबुल की तहजीब का मरकज रही है। इन तमाम तहजीबों के रंग आज भी इन फिजाओं में सांस ले रहे हैं। इराक में जेवरात का इस्तेमाल भी ज़माना कदीम से साबित है। 3000 कबल मसीह के लगभग सुमेरी तहजीब में मर्दोजन दोनों ही सोने के जेवरात इस्तेमाल किया करते थे। 2500 कबल मसीह में इसी खित्ते के उर शहर में पहली मर्तबा सोने की जंजीरें बनाने के आसार भी मिले हैं। मिस्र को कदीम तहजीब का गहवारा कहा जाता है। इस तहजीब के लोग अपने फ़न और हुनरमंदी की वजह से दुनिया भर में जाने जाते थे। इनके इसी फ़न और हुनरमंदी की वजह से दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबें भी हर दौर में मुतासिर होती रही हैं। फ़राइने मिस्र से मिलने वाली तस्वीर और मुजस्मों से ये बात अयां होती है कि उस ज़माने में ज़ेवरात साजी भी अपने अरूज पर थी। 5000 कबल मसीह में मिस्री सोने और चांदी के कुदरती मुरक्कब से जेवरात तैयार किया करते थे। सोने और चांदी के मुरक्कब से बनाए जाने वाले जेवरात को तुलाकारी कहा जाता है, जिसमें सोने को तार की सूरत में ढालकर और मरोड़कर कई डिजाइन बनाए जाते थे और मिस्री 2500 कबल मसीह में इस तकनीक से वाकिफ थे, जिसमें दाना साजी भी शामिल थी। उसके अलावा अहले मिस्र कंदाकारी, नक्श तराशी, मुरस्साकारी और ढलाई की तकनीकों से भी वाकिफ थे। माहिरीन के मुताबिक मेहरगढ़ की कदीम तरीन तहजीब के बासी ढलाई के जदीद तरीकों से बखूबी आगाह थे। मेहरगढ़ की मुख्तलिफ खुदाइयों के दौरान 8 से 6000 साल कबल का एक लॉकेट भी दरियाफ्त हुआ है, जिसके बारे में माहिरीन का मानना है कि इसको उन्हीं असूलों के मुताबिक ढाला गया था जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। माहिरीन ने इंकिशाफ किया है कि मेहरगढ़ के बासी ढलाई के जदीद तरीकों से वाकिफ थे। इस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहा जाता है, जिसे इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज को पहले मोम से तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे नरम चिकनी मिट्टी में दबाकर बंद कर दिया जाता है ताकि वो मिट्टी पर नक्श हो जाए। फिर मिट्टी को सूखने के लिए वक्त दिया जाता है। फिर एक जानिब सुराख करके पिघली हुई धात दाखिल कर दी जाती है, जो बड़ी तेजी से गर्म मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देती है और खुद इसकी जगह ले लेती है। मेहरगढ़ से मिलने वाले 6000 साल कदीम लॉकेट पर माहिरीन को मोम के ज़र्रात मिले हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ये लॉस्ट वैक्स कास्टिंग के तरीके पर बनाया गया था। ये तरीका आज भी बाज़ चीजों की नकलें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉकेट 6000 साल पहले तांबे से तैयार किया गया था, जिससे माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मेहरगढ़ के लोग न सिर्फ धातों को पिघलाने का फन जानते थे, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ अशिया में ढालने के हुनर से भी वाकिफ थे। मेहरगढ़ में सीपियों और रंगे हुए पत्थरों से भी ज्वेलरी तैयार की जाती थी। वादिये सिंध की तहजीब अगरचे बहुत कदीम है, लेकिन उसके बारे में हमारा मुताला और मालूमात अभी भी बहुत महदूद है। मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीबों के बारे में मालूमात में वुसअत उस वक्त आई जब वहाँ से मिलने वाली तहरीरों को समझ लिया गया, उनको पढ़ लिया गया। लेकिन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली तहरीरें आज तक समझी नहीं जा सकी। वो ज़ुबान कौन सी है, अभी तक माहिरीन को इस बारे में कुछ ख़ास मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में हम तक पहुँचने वाली मालूमात वहाँ से मिलने वाली चीज़ों और मूर्तियों पर ही मुनहसर है। ख़वातीन के हवाले से भी जो मालूमात मिलती है कि वो उस ज़माने में किस किस्म का फ़ैशन किया करती थी और कैसे ज़ेवरात इस्तेमाल किया करती थी, इन्हीं मूर्तियों से हमें पता चलता है।
वादिय सिंध के कदीम आसार से जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनके मुताले से हम उस वक्त की औरत की शख्सियत और उसके किरदार का तायुन कर सकते हैं। वो कैसा लिबास पहनती थीं और कौन से जेवरात इस्तेमाल करती थीं। इसके अलावा फैशन की तब्दीली का अंदाजा भी होता है। माहिरीन के मुताबिक वादिय सिंध की तहजीब में इस्तेमाल होने वाले जेवरात में हार, ग्लोबंद, बुंदे, सोने चांदी की चूड़ियाँ और कड़े शामिल हैं, जबकि निचले दर्जे की औरतें मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। वो माथे पर झूमर और पाँव में पाजेब का इस्तेमाल भी करती थीं। इससे ये बात अयां होती है कि उन जेवरात को बनाने के लिए जिस महारत की जरूरत होती है, वादिय सिंध की तहजीब में वो माहिरीन बकसरत मौजूद थे। मिट्टी के जेवरात के अलावा निचले तबके की खवातीन तांबे और कांसी के जेवरात भी इस्तेमाल किया करती थीं। सबसे पहले सोना एशियाई कोचक में लीडिया के पेक्टोलस और दिगर दरियाओं के आसपास दरियाफ्त किया गया। 2000 कबल मसीह में मिस्रियों ने सोना निकाला। इसके बाद रोमियों ने अफ्रीका, पुर्तगाल और स्पेन से सोना निकालने का आगाज किया। इसके अलावा 500 कबल मसीह में नास्का समाज में ढलाई का काम निहायत उम्दगी से किया जाता था। रोमियों ने कीमती और नीम कीमती पत्थरों को सोने में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे जेवरात की दिलकशी मजीद बढ़ने लगी। सोने को सिक्कों के लिए पहली मर्तबा 8वीं सदी कबल मसीह के अवाखिर में एशियाई कोचक में इस्तेमाल किया गया। ये सिक्के बेडौल हुआ करते थे और अक्सर एक रुख पर मुहर हुआ करती थी। तस्वीरी मुहर के साथ खालिस सोने का सिक्का पहली मर्तबा लीडिया के बादशाह कारून ने इस्तेमाल किया था। सीनाई तहजीब में भी सोने के सिक्के आम इस्तेमाल किए जाते थे। बाद अज़ां यूनानी और रोमी सल्तनतों में भी सोने के सिक्के राइज रहे, तहम चांदी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। इस वक्त मैं लाहौर के जिस मार्केट के सामने मौजूद हूँ, इसे एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट होने का एजाज हासिल है। आइए अब आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं। पिछले 25 साल से हम लोग इस ज्वेलरी की फील्ड से रिलेटेड हैं और हमारे यहाँ जो हर तरह की लेटेस्ट ज्वेलरी और सिंगापुर की ज्वेलरी, दुबई की ज्वेलरी और पाकिस्तान की ज्वेलरी और इंडियन ज्वेलरी हम लोग यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। और पिछले 25 साल से ये डे बाय डे गोल्ड का काम जो है ना, वो आम बंदे की पहुँच से बाहर होता जा रहा है ड्यू टू रेट बढ़ना। और अगर इसी तरह रेट बढ़ता रहा तो ज्वेलरी का काम आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ज्वेलरी इसलिए लोग अपनी फैमिली में या अपने बच्चों को देते हैं, ये एक एसेट है कि कभी भी आप लोग अपना गोल्ड सेल करके अपनी जो भी जायज़ ज़रूरियात हैं उसे पूरा कर लें, कोई प्लॉट्स की शक्ल ले लें या कोई ऐसा मामला जो अपना आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो ज्वेलरी बेच के आप कर सकते हैं। इसलिए ज्वेलरी हमारा कल्चर भी है, सकाफत भी है। और ये समझ लें कि फर्स्ट डे से जब से दुनिया बनी है तब से ही गोल्ड का काम चल रहा है। और गोल्ड से रिलेटेड हमारे यहाँ प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और गोल्ड की ज्वेलरी, हर तरह की ज्वेलरी में काम किया जाता है। ऑर्डर पे भी किया जाता है और रिटेल में भी किया जाता है और स्टॉक में भी किया जाता है और करंट भी किया जाता है कि जिस तरह से मर्जी कस्टमर परचेज़ करना चाहे वो कर सकता है हमारे यहाँ। और ये जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ रिटेल ज्वेलरी बेची जाती है। और यहाँ पे 21 कैरेट, 22 कैरेट और हर तरह का कैरेट भी यूज़ किया जाता है और हर तरह का कैरेट क्लियर भी किया जाता है। और कस्टमर बासानी यहाँ पे अपनी हर चीज़ परचेज़ कर सकता है, वो शादी से रिलेटेड हो या किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो, वो ज्वेलरी परचेज़ कर सकता है। इसमें वाइट गोल्ड की ज्वेलरी में आपको बैंड्स मिल जाएंगे, ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, एंकलेट्स मिल जाएंगे, इयररिंग्स मिल जाएंगे। और इसी तरह मद्रासी ज्वेलरी में आपको गोलूबंद सेट मिल जाएंगे, नेकलेस सेट मिल जाएंगे और कड़ा मिल जाएगा, चूड़ी मिल जाएगी। इस तरह से हर डिज़ाइन में, हर काम में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं कि हर काम में क्या चीज़ बनती है। जिस तरह से प्लैटिनम में हर चीज़ नहीं बनती, इसी तरह मद्रासी काम में हर चीज़ नहीं बनती। ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ में ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, हम लोग चूँकि एशिया के हब में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में, यहाँ पे हमारे यहाँ येलो गोल्ड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अभी करंट पोजीशन जो चल रही है, लोग स्टोन्स से जो फेडअप हो रहे हैं, क्योंकि स्टोन्स जो है ना वो
रीसेल में डिडक्ट हो जाते हैं। अब कस्टमर का जो ट्रेंड है ना वो प्योर गोल्ड की तरफ आ गया है। वो चाहते हैं कि हम लोग रीसेल इसकी जो है ना वो अच्छी ले लें ताकि स्टोन्स की वजह से हमारी ज़्यादा डिडक्शन ना हो। लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड अब प्योर गोल्ड की तरफ आ गया हुआ है, क्योंकि जब भी रिटर्न करने आता है कोई कस्टमर तो उससे डिडक्शन जब ज़्यादा होती है तो वो कहता है मैंने नेक्स्ट टाइम स्टोन्स नहीं परचेज़ करने। ये क्लियर कट सी बातें हैं जो हर कस्टमर को पता भी है और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी वो प्योर गोल्ड या प्लेन गोल्ड लेना पसंद करता जी। सोने की बढ़ती कीमतों से व्यापारी और खरीदार दोनों ही शदीद मुतासिर हुए हैं। सोना एक ऐसी चीज है जिसे बआसानी बैंक के लॉकर में रखा जा सकता है और वक्त पड़ने पर इसे बेचकर माली जरूरत को पूरा किया जा सकता है। सोने की कीमतों में तसलसल से इजाफे की वजह से एक जानिब सोना अवामुन्नास की पहुँच से बिल्कुल बाहर हो चुका है तो दूसरी जानिब व्यापारियों की हालत भी नागुफ्ता बे है। शुरू में हम इसको 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसको उसके अंदर हम 1 ग्राम जो है ना वो मेल डाल के ना तो उसको 22 कैरेट बनाते हैं। 24 कैरेट से वो एक माशा बढ़ने से उसकी कीमत कम हो जाती है और जो 24 कैरेट गोल्ड लेके आते हैं लोग उनको एक माशा डाल के हम उनका सोना बढ़ जाता है। फिर उसको हम पहला प्रोसीजर ये होता है उसको मेल डाल के उसकी रहनी तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको कास्टिंग भी करवाते हैं, पोली डाई का काम होता है, फिर ऊपर पूरा मीनाकारी होती है। ये कुछ 4-5 मरहलों से गुज़र के ना तो ये ज्वेलरी की शक्ल एक इख्तियार करता है। जैसे कि ये एक कड़े हैं, कड़े जोड़ी है ये, इसमें 3-4 मतलब जगह से ये गुज़र के ना तो इस मरहले में आता है। ये काला हो जाता है बिल्कुल। फिर इसको पॉलिश करते हैं, सिलाई करते हैं, ये मैट करते हैं। पुराने दौर में जिस तरह ये सुरमेदानी चलती थी चांदी की, ये वो आज भी लोग बनवा रहे हैं, ये गोल्ड की बना रहे हैं। ज्वेलरी तकरीबन अभी भी वही ये चल रही है। मज़ीद इसके लेज़र की कटिंग हो रही है, जदीद मशीनरी आ गई है, उसकी वजह से इसकी फिनिशिंग में मज़ीद इजाफा हो गया है। ये मुगलिया दौर की रिंगें हैं, ये देखिए बड़ी खूबसूरत हैं। ये वही मीनाकारी है, उसी तरह उन्होंने इसके अंदर नगीने वगैरह जड़े हुए हैं। ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन मज़ीद पहले से भी ये जिद्दत ज़्यादा आ गई है और इसमें महंगाई भी हो गई है। सोना बहुत महंगा हो गया है, पहले दौर में सस्ता होता था। ये सारा इस तरह चल रहा है, लेकिन काफ़ी 5-6 घरों का रिज़्क चलता है एक ज्वेलरी का सेट तैयार करने में ना। 3-4-5-6 जगह ये इस कारीगर इसको बनाता है तो फिर जाके इसकी ये हालत होती है, फिर हमारे पास आता है। वर्कशॉप में बड़ा तेज़ाब होता है, आप बैठ नहीं सकते, स्मेल आएगी, फिर वो उसमें हाथ काले हो जाते हैं, काफ़ी उसमें मशक्क़त है। इधर तो आके शोरूम पे बैठ जाते हैं ना एसी में और बेचते हैं, उधर ज़रा मेहनत बहुत ज़्यादा है। इस पर बहुत इसका ख्याल करना पड़ता है। ये गलाई भी जब करते हैं इसको राम राम से करते हैं कि ये बरसता है सोना, सोना उड़ता है। मैं थोड़ी सी आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये गर्म जब हम सोने को पकाते हैं ना भट्टी में तो ये उससे भी हमारा थोड़ा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम हमने पका रहे हैं ना, उसमें भी 500-700 मिली कम हो जाता है, यानी कि 5-7 हज़ार का सोना कम हो जाता है, उड़ जाता है ये। फिर हम वो झाड़ू से इकट्ठा करते हैं सारा, इसका कचरा मिट्टी भी हम इकट्ठी करके एक साइड पे रखते रहते हैं, बाद में फिर हम इसको साफ़ कर रहे हैं। बस इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है। अभी तो रेट 1,15,000 पे चला गया था 22 कैरेट का, अब आया थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, अभी भी 1,04,000 है। तो 1,04,000 में क्या लोग बनाएंगे? एक आदमी, एक हमारा आदमी, गरीब आदमी तोले का सेट बनाए तो 1,20,000 में बनेगा, तो क्या वो बेचारा किसी बच्ची को क्या देगा? तो थोड़ा ये तो सोना देखो ना, 40-45 में सोना चल रहा था पहले, 45 में 42 में सोना चल रहा था। अब ये सोना देखो 1,04,000 पे चला गया। तो कौन बेचारा हमारा बंदा भी पहले तो बना लेता था, वो भी बेचारे जो लोग बच्चियों के लिए थोड़ा बहुत कोई तोले का, कोई 1.5 तोले का सेट बना लेते। अब तो आधे तोले का सेट निकल आया, वो आधे तोले का भी बनाएं तो वो भी 60-65 हज़ार में बनता है, वो क्या कोई बनाएगा? जब मैंने शुरू ये कारोबार किया तो उस वक्त 2,500 से 3,000 का 1 तोला गोल्ड था। तो आज आप देख रहे हैं कि 1,15,000 का 1 तोला सोना है। तो उस वक्त जब तक 5 से 10 हज़ार रुपये तोला सोना था, बहुत काम था। लेकिन जैसे जैसे ये रेट बढ़ता गया, 50,000 तक तो लोगों की बर्दाश्त में था। लेकिन उसके बाद जब ये एकदम जंप लगा एक साल में,
मतलब 50-60 हज़ार और बढ़ गया है। इस वजह से कारोबार बहुत ख़राब हो गए हैं। तो पहले जैसे कारोबार नहीं रहे, लेकिन हम लोग जब ये इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, कारोबार को चेंज करना इतना आसान नहीं है। सोना महंगा होने की वजह से ना मेरे ख्याल में सिर्फ ये 20% कारोबार रह गया, 80% वैसे ही ख़त्म हो गया। हमारे पास गली सोहे बाज़ार से ख़रीदते हैं, या यहाँ भी कोई पुराना सोना जब बेचता है उसे रिफाइन करवा के उसमें फिर 1 तोले में 1 पाशा खोट डलती है, फिर वो 22 कैरेट गोल्ड बन जाता है, फिर उससे जेवरात तैयार हो जाते हैं। तो कम ही लेना पड़ता है बाहर से सोना, यही दुकानों पे इतना आ जाता है कि आप वो फिर रिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने ये कारीगर रखे हुए हैं। पहले रेट थोड़ा कम था, काम ज़रा बेहतर थे, अब ज़रा रेट डबल हो गया जैसे समझ लें। बल्कि पहले तो 2008 तक तो बहुत मुनासिब था रेट जो था। अब जब से मतलब वो बेनज़ीर मतलब शहीद हुई है, उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा इसके फ़र्क पड़ा है। मतलब काम पे ना तो रेट बढ़ता गया, पहले तो 50 हो गया, अब लाख से भी ऊपर चला गया। तो मतलब हम खुद ही अपना मैन्युफैक्चर करते हैं सारा कुछ। ये देखें, ये रेगुलर चलते हैं, लोगों की अरेंज के मुताबिक हैं 2, 2.5, 3 तोले में। अब लोग मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जेवर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस वजह से अब ये तो कम चलता है, लेकिन इसका इन है, फैशन है। ज़्यादातर ये चलते हैं क्योंकि हमारे माशरे में लोग इतने ज़्यादा अमीर तो हैं नहीं, बस एक सादा तबका है, लेकिन जेवर की ज़रूरत सबको है। नहीं कोई 10 तोले डाल सकता, 1-2 तोले डाल लेगा, तो इसलिए ये ज़्यादातर ये चीज़ें चलती हैं। रिंग वगैरह बनाते हैं चांदी की, ये ज़्यादा गाने वगैरह चलते हैं शादियों के लिए। इसमें लोग पत्थर लेके आते हैं, उनको रिंग बना देते हैं उनकी मर्ज़ी की जैसे हो के। इसमें डिज़ाइनिंग होती है, उसके पैसे होते हैं। फिर गाने वगैरह चलते हैं चांदी के ज़्यादा। बच्चों की पजेबें और करे हाथों में पहनने वाली चूड़ियाँ बच्चों की चलती हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये गाने वैसे करे इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों के लिए चांदी की ज़्यादातर यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नीलम लगा हुआ है, ये हकीक लगा हुआ है, ये फ़रोज़ा लगा हुआ है, ये मरजान लगा हुआ है। ऐसे पत्थर लोग लेके आते हैं, नाम के साथ मैच होते हैं, लोग लेके आते हैं अपनी मर्ज़ी से, या हमसे पूछ लेते हैं, आगे हम बता देते हैं, फिर उनको तैयार करके दे देते हैं। खालिस सोना तो खालिस ही होता है, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है 24 कैरेट की। अगर कोई जैसे जेवरात बना हुआ है, उसके स्पेशल पत्थर है कुदरती, और साथ तेज़ाब होता है उसे चेक करने के लिए, जिससे हम इसकी क्वालिटी का पता करते हैं। नाज़रीन, सोने के भाव तो आए दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और तो और चांदी भी अपने भाव दिखाए चले जा रही है। यही वजह है कि लोहे, पीतल, तांबे और दिगर भरत से बनी हुई चीज़ों के साथ साथ प्लास्टिक और लकड़ी के अलावा सीपियों और घूंघों के खौल से बनी हुई ज्वेलरी भी मार्केट में दस्तयाब है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। जेवरात का नाम जब हम लोग लेते हैं तो ख़वातीन का नाम क्यों जहन में आता है? मर्द भी तो पहनते हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये ख़वातीन की कमज़ोरी है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि ट्रेंडेबल है, और हमारे कल्चर में तो जो जेवर पहनना बड़ी अच्छी बात जो जानी जाती है कि एक अमीर होने की निशानी समझी जाती है, लेकिन पर्सनली तौर पे मुझे इतने पसंद नहीं है। वो आपको देख के भी लग रहा है कि आपने पहने नहीं में, तो औरत का नाम क्यों जहन में आता है? क्योंकि यही समझा जाता है कि औरत जो है वो जेवरात के लिए बनी है, या जेवर सिर्फ औरत के लिए बने हैं। सोना जो है वो अब पहुंच में नहीं है, तो इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये मज़ीद बढ़ना ही है, जैसे इमरान खान की हुकूमत है। ये जो सोना है उसका जो पहनने का रिवाज है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की पहुंच से दूर है इस टाइम में सबसे ज़्यादा। जेवर जो है आपको क्या पसंद है जेवरात में? रिंग्स। और रिंग्स जो है मतलब आपको पसंद है। आपको शादी पे कितना जेवर जो था वो पहनाया गया था? 12 तोले। तो अब जो है आपकी बेटी आपके साथ है? जी, मेरी बेटी है। आपने इनके लिए कुछ बना के रखा हुआ है? अभी तो नहीं, अभी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इस महंगाई के दौर में साथ साथ बनाना चाहिए? देखें, हम उन्हें तालीम का जेवर दे रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छी बात है कि तालीम से बढ़ के जेवर कोई नहीं है। बहुत बहुत खुशी। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, लास्ट ईयर रह गया इसका भी, बड़ी का भी। ये छोटी BBA कर रही है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हम मेंटेन पढ़ाई को ही कर रहे हैं।
तो आपका क्या ख्याल है, तालीम का जेवर बेहतर है या दूसरा जेवर भी बनाना चाहिए साथ में? बस तालीम का, मुझे तो तालीम का ही शौक़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बंदा बाद में जितना मर्जी तालीम हासिल हो जाएगी ना, तो जितना मर्जी जेवर ही जेवर है। तो आपको वैसे क्या पसंद है जेवरात में? मुझे वैसे इतना ख़ास कुछ भी नहीं पसंद, वैसे मैं ये नेकलेस वगैरह मुझे पसंद है। ज्वेलरी के बगैर कोई ख़वातीन थोड़ी ना रहेगी। नहीं, ख़वातीन का जेवर तो हया भी कहा जाता है। तो बिल्कुल वो भी पहने रखते हैं हम लोग। वेरी गुड, वो भी पहने रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ है? रिंग्स। और ज्वेलरी में जब हम लोग नाम लेते हैं तो सिर्फ ख़वातीन क्यों जहन में आती हैं? पहनते तो मर्द भी हैं। क्योंकि ज़्यादा तरजीह ख़वातीन पे की जाती है। तो आजकल का फैशन है कि मर्द भी पहन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ख़वातीन को देखा जाता है कि वो ज्वेलरी पहनती हैं। वो है नहीं है ना, जैसे कि हमने सुना भी है इस्लाम में भी मर्दों पे तो नहीं है, उन पे कुछ चीज़ें जैसे चांदी वगैरह है तो जायज़ नहीं है, इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन जहन में आती हैं। सोने के जेवरात जो हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी इस महंगाई की वजह से? अब पहले लगता है अब कम हो जाएगी, क्योंकि लोग ख़रीद नहीं रहे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो चुका है गोल्ड, तो अब लगता है कम हो जाएगी। आर्टिफिशियल का ट्रेंड बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। आप बताएंगे कि जब ख़वातीन शॉपिंग करती हैं, ख़ास तौर से ज्वेलरी वगैरह लेती हैं, तो मर्द जो है वो इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? रेट ही बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं। अभी पीछे उन्होंने 4500 रुपया मांगा, बाद में वो आवाज़ें लगा रहे हैं कि 1500 रुपया ले लो। ये तो नहीं ना बात अच्छी। नहीं तो फिर आप लोग रेट करवाए ना, इसमें ख़वातीन का तो कसूर नहीं है। वो इसलिए कि वो रेट जायज़ मांगे ना, तो फिर तो बात हुई। जो रेट ही ज़्यादा मांग लेते हैं तो फिर चिढ़ना ही है ना। तो आप समझते हैं कि ख़वातीन के साथ आप लोगों को आना चाहिए, उनको अकेले भेज दें, चाहे खुद ही जाके करें? आना चाहिए क्योंकि लेडीज़ को तो पता ही नहीं है और वो रेट ज़्यादा दे के चले जाते हैं। अब अगर नहीं उनको आ रहे तो ठीक है, वापस जा रहे हैं। ये जेवर है ना, ज्वेलरी जो औरत का श्रृंगार है, ठीक है, औरत की कमज़ोरी है, ठीक है। ये मर्दों की अपनी एक सेंस होती है, अपना अपना दिमाग होता है, बस ठीक है, मसला कोई नहीं होता। औरतों की एक मजबूरी होती है ज्वेलरी खरीदने, वो तो खींची जाती हैं ज्वेलरी की तरफ। आप बताइए कि आपने अपने घर में अपनी मिसेस के लिए कौन सी चीज़ सबसे पहली थी जो ज्वेलरी में परचेज़ करके उनको दी थी? सोने का सेट। और आप उनके साथ शॉपिंग पे जब जाते हैं ज्वेलरी ख़रीदने के लिए, तो खुशी खुशी उनको ख़रीद के देते हैं या बस कहते नहीं बस कर दो, बस करो? नहीं, खुशी से ख़रीद के देता हूँ। और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपकी बेटियाँ? अभी शादी हुई को सिर्फ 2 साल हुए। अच्छा, चलें आगे देखते हैं कि कौन कितना खुशी से लेके देता है अपने घर में, अपनी फैमिली में ज्वेलरी ख़ास तौर से। जी, आपके पास यहाँ पे ज्वेलरी मैं देख रही हूँ, क्या ट्रेंड है यहाँ पे? ख़वातीन ज्वेलरी किस तरह से लेने के लिए आती हैं? हमारा काम है ज़्यादातर ब्राइडल्स का, तो ब्राइडल्स की ज़्यादातर हमसे ज्वेलरी ली जाती है। और कैजुअल का भी काम है हमारा, इम्पोर्टेड भी है, थाई का भी है, इंडियन भी है, चाइना का भी है। सारा ये ऑल ओवर ये जो जितना भी बना हुआ है, ये डिपार्टमेंट स्टोर बना हुआ है ज्वेलरी का। आप गोल्ड की जगह पे ये परचेज़ कर रहे हो इसलिए कि महंगाई है, या आपको अच्छी लगती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी गोल्ड की निस्बत? फर्स्ट तो महंगाई है बहुत ज़्यादा, सेकंड ये कि ये ज़रा चेंज कर के बंदा पहन लेता है। सही, ये एक पॉइंट हमारे सामने आया है कि गोल्ड की चीज़ के निस्बत आर्टिफिशियल अगर हम लेते हैं तो वो आप बदल के पहन सकते हैं। देखने में गोल्ड की लगती हैं और आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है जेवरात में। हर अरेंज में सेट भरा हुआ है, जिस तरह कस्टमर की डिमांड होती है उसके मुताबिक सेट तैयार कर देते हैं। तो ये सेट्स जो हैं वो आप खुद तैयार करते हैं? जी, अपनी मेकिंग भी होती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ऑर्डर पे भी तैयार किए जाते हैं। एक ब्राइडल सेट जो है, जैसे ये मैं ऊपर देख रही हूँ, हार जब प्रॉपर नज़र आया, तो ये क्या किस रेंज में है? ये 3500 में विद माला। विद माला 35 में। तो जो मिनिमम रेंज का कोई सेट है आपके पास, वो कितने तक का है? मिनिमम रेंज में आपको सेट मिल जाएगा 2000 से लेके 20,000 तक। अब जैसे कि ये सेट है, ये आपको 2000 की रेंज में मिल जाएगा। ये पूरा सेट है, ठीक है, ये पूरा सेट हो गया। इस पूरे सेट में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें बिंदी है, एयरिंग है, नेकलेस है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चूड़ियाँ हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन की और मुख्तलिफ स्टाइल की। ये कड़े बोलते हैं इनको, ये कड़े बोलते हैं इनको। और मैं बार बार माजरत करूँगी कि मुझे नहीं आइडिया। ये भी बहुत खूबसूरत, ये तो चूड़ियाँ हैं, ये डेफिनेटली चूड़ियाँ, और ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में है। इसी तरह से ये बहुत बारीक काम भी है और बहुत नफीस काम भी है चूड़ियों का। मतलब
बीड वर्क भी है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और गोल्ड की कीमतें बढ़ने की वजह से इन दुकानों पे रश जो है वो बाकी गोल्ड की निस्बत हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आया है। और अभी जो हमें किसी ने बताया भी था कि गोल्ड की निस्बत इन चीज़ों को ख़रीदने में उनको डबल फ़ायदा कि एक तो चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और दूसरा ये कि हम इसको बदल बदल के पहन सकते हैं। आप यहाँ पे ज्वेलरी लेने के लिए आए? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने अभी एयर पार्सिंग करवाया है बेसिकली ये ट्रेगस, तो मुझे अब हेलिक्स पार्ट के लिए चाहिए था एयरिंग। सो I came here, I'm visiting basically, and I visited first time at Lahore, Ishra Bazaar. So I don't know, I'm with my sister, so just visiting here and finding a good piercing earring for me. आपको ज्वेलरी में पसंद क्या चीज़ है? Jewelry में I love everything, but it depends on like event. What would I wear? So it depends on mood basically. Personally, I love rings and bracelets and that earrings, small studs. तो फर्स्ट गिफ्ट जो आपको मिला हो गोल्ड का पेरेंट्स की तरफ से या वो क्या था? पेरेंट्स की तरफ से बेसिकली मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, वो ऑलरेडी एक सेविंग थी हमारी। तो पर्सनली उन्होंने कभी कहा नहीं कि बच्चों ये लो, क्योंकि हमें पैसे मिल जाते हैं तो कभी गिफ्ट नहीं मिला हमें गोल्ड या कुछ भी ऐसा। आपने खुद से कोई गोल्ड की चीज़ आपके पास? क्या डेफिनेटली मैंने खुद से क्योंकि आई वर्क UAE, सो मैं अपना कुछ ना कुछ मंथली जो मेरा बजट होता है मैं अपना बाय करती रहती हूँ। मेरे पास रिंग्स की काफ़ी कलेक्शन है, गोल्ड में भी डायमंड में भी। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि गोल्ड जो है अब ट्रेंड में है या ख़त्म हो गया या हो जाएगा ख़त्म? नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ अगर यहाँ नहीं होगा तो अरबिक जो हैं वो गोल्ड में तो आपको पता है कि वो बैली पम्पलेट्स एंड दैट गोल्ड के तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही है, पूरी बॉडी के लिए ज्वेलरी बन रही है, तो होना नहीं चाहिए। एंटीक्स गोल्ड्स में बहुत कुछ ऐसे स्टाइल्स आ रहे हैं, प्योर गोल्ड नहीं बट एंटीक्स होना चाहिए गोल्ड में भी, जैसे कि सिल्वर एंटीक्स है तो गोल्ड भी एंटीक्स में होना चाहिए, लाइक अ सिल्वर ज्वेलरी। थैंक यू सो मच। अगर ख़वातीन ज्वेलरी पहनना छोड़ दें तो क्या चेंज आएगा दुनिया पे? चेंज तो आएगा, देखिए मतलब ये हमारा काम रुकेगा, हमारी सेल नहीं होगी, हमारे परेशान हो जाएंगे। यानी कि वो जो इकबाल कहते हैं कि वजूदे ज़न से है कायनात में रंग, वो ठीक कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं वो। आप क्या ख़रीदने आए हैं यहाँ पे? ज्वेलरी। क्या लिया आपने? सेट। कितने में लिया? 1000 का शायद। और आप मुझे ये बताएंगे कि आपको जो सबसे पहला तोहफा मिला था हस्बैंड की तरफ से, अच्छा, वो क्या था? इयररिंग्स। तो वो अभी हैं आपके पास संभाले हुए? जी रखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि और जो है ज़ेवरात के हवाले से किसी के साथ क्या याद जुड़ी हुई है और मर्द क्या कहते हैं कि अगर ख़वातीन ज्वेलरी नहीं पहनती हैं तो दुनिया में क्या तब्दीली आ सकती है। अगर गोल्ड ख़रीदना छोड़ दें तो कोई इतना इशू तो नहीं है? बिल्कुल भी इशू नहीं है, आई थिंक 0% भी ना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, छोड़ दें सोना पहनना। आप मुझे बताएं कि ज्वेलरी जो है ख़वातीन की कमज़ोरी होनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? होनी चाहिए। ज्वेलरी के बगैर तो औरत के लिए औरत का श्रृंगार ही पूरा नहीं होता बगैर ज्वेलरी के। अगर औरत जो है ज्वेलरी पहनना छोड़ दे तो कुछ तब्दीली आएगी दुनिया पे? तब्दीली हस्बैंड्स भी आएगी, उनका खर्चा कम हो जाएगा लेकिन औरतों के श्रृंगार पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, और श्रृंगार है ही औरत के लिए, इसके बगैर तो नहीं सही। तो आपको सबसे पहला तोहफा क्या मिला था हस्बैंड की तरफ से? मुझे तो ज्वेलरी ही मिली थी। क्या मिला था? चेन और रिंग मिली थी। तो वो अभी तक आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, ये मैंने अभी तक पहनी हुई है। दैट्स गुड। और आप मुझे बताएं कि आप, अच्छा, आपको ज्वेलरी में पसंद क्या है? मुझे बेसिकली मुझे ज्वेलरी नहीं पसंद। मुझे इतनी स्पीच की इन्होंने कि ज्वेलरी होनी चाहिए, ख़वातीन का जेवर है ये, और आपको पसंद नहीं है? मुझे इस बैंगल्स अच्छी लगती हैं, वो भी मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। एक्चुअली जॉबियन ख़वातीन की थोड़ी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है ना, वो हर टाइम ज्वेलरी पहनना फिर जाके वापस आना उतारना, इसलिए वैसे पसंद है लेकिन सर्कमस्टांसेस डिफरेंस आ जाता है ना। आपको ज्वेलरी में क्या पसंद है? मुझे ब्रेसलेट्स एंड पायल। अच्छा, पायल पसंद है। तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड की ज्वेलरी होनी चाहिए या आर्टिफिशियल ज़्यादा बेहतर है? नहीं, आर्टिफिशियल भी बेहतर है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो आर्टिफिशियल भी है जो कि सारी खुशियाँ पूरी कर देती है। और गोल्ड तो गोल्ड वैसे आजकल के दौर में ना गोल्ड अपने लिए लोगों को वो करने का क्या है, गोल्ड पहन के आप हर जगह पे जा नहीं सकते ना। गोल्ड समझ लें आप पहन लेंगे ना गोल्ड तो लोगों को पीछे लगाने वाली बात है, सेफ्टी नहीं होगी ना आपकी। लेकिन आप बताइए, आपका क्या कहना है, गोल्ड जो है वो आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं,
वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि औरतें पहनती नहीं हैं, इसलिए कि हम बाहर पहन के जाएंगे कोई छीन ना ले, गुम ना हो जाए, उससे बेहतर है वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर लें। वो इसलिए ऐसे देगा अपनी रकम सेव कर सकते हैं। लेकिन उससे इसके लिए भी आपके लिए बेहतर है कि आप कुछ कहीं और इन्वेस्ट कर लें जहाँ से आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन आर्टिफिशियल ज़्यादा बेहतर रह जाता है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज्वेलरी तो एक लड़की की खूबसूरती है, इसी वजह से लेनी तो चाहिए। तो आपको ज्वेलरी में पसंद क्या है? मुझे नेकलेस, ईयररिंग्स, एवरीथिंग। और ज्वेलरी, ये जो गोल्ड की स्पेशली कीमतें जो बढ़ी हैं, इसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ट्रेंड जो है वो आर्टिफिशियल की तरफ जाएगा या गोल्ड की कीमत नीचे आनी चाहिए? जी, गोल्ड की कीमत तो नीचे आनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जैसे अब शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो हर एक की कोशिश यही होगी कि गोल्ड जो है वो लें, तो उसके लिए कीमतें तो ज़ाहिरी बात है नीचे आनी चाहिए। आपने इनके लिए कुछ परचेज़ करके रखा है? क्योंकि माएँ ज़्यादातर जो है वो अपनी बेटियों के लिए पहले से इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, तो आपकी क्या पॉलिसी है घर में इस हवाले से? हमें तो बस है, हमने तो बच्चों के रखा हुआ है, सब कुछ हमने तो देना ही है, सब कुछ देना ही है। आपको क्या लगता है कि इस महंगाई में बेटियों को जो है वो हम लोग उस तरह से मुतमईन होकर दे सकते हैं सोना? वो तो ताकत की बात है ना, जिसको ताकत हो वो दे सकते, जिसको नहीं होता तो वो सब्र कर ले। चलें आगे देखते हैं कि आगे और क्या कहता है इस हवाले से। जब कोई रिश्तेदारों में कोई शादी आए तो फिर कोई नया ज्वेलरी बनानी पड़ती है गोल्ड का, और उसके लिए फिर मुझे इच्छा मार्केट ही आना पड़ता है, नहीं तो वैसे आर्टिफिशियल जो दूसरे हैं को पार्टी वेयर के लिए वो चलते हैं। तो आपने पहला गिफ्ट क्या दिया था उनको गोल्ड में? गोल्ड में उनका जो जेवर जो बनता है प्रॉपर 4 तोले का बनाना पड़ा था मुझे, और वही दिया था, गोल्ड का ही था। नेकलेस था, पूरा सेट था तकरीबन। और आपको क्या लगता है कि गोल्ड जो है उसकी जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, तो उसने क्या असरात डाले हैं? पहले तो सस्ता था जब लिया था, लेकिन अब जो है वो आसमान को छू रहा है, फिर नीचे आ रहा है आस्ता आस्ता। एक दफ़ा लीटर मैं बेचना चाह रहा था गोल्ड, लेकिन वो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा उसका रेट हाई हुआ हुआ है, तो ये बेचना चाहिए, लेकिन घरवाली ने बेचने नहीं दिया। तो आपको लगता है कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये जो औरतों ने भी अपना जो गोल्ड है वो संभाल के घरों में रखा होता है, इसको एक सर्कुलेशन वे में आना चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ है, हमारी जो मुल्क की मईशत है वो ऊपर आए। ये जो हमने सोना इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके हमने ज़ख़ीर करके अपने घरों में रख लिया है, उसको सर्कुलेशन में आना चाहिए ताकि हमारे मुल्क ऊपर जाए। थैंक यू सो मच। आपको कितना जेवर जो है पहनाया गया था शादी पे? ये अफोर्ड करता है। मेरी शादी पे तो 100 तोला मुझे पड़ा था। अभी मेरे पास स्नैप्स है अपनी शादी की। तो आपका जो इतना जो जेवर आपके पास था वो मौजूद है या आपने यहाँ वहाँ कर दी? एक दफ़ा तो सेल कर दिया, एक दफ़ा डाका डाल गया था, 2 दफ़ा मेरे साथ ट्रेजेडी हो चुकी है। आपको लगता है कि गोल्ड जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कौन सा तोहफा सबसे पहला मिला था गोल्ड में? मुझे मेरे मियाँ का प्यार। गोल्ड में कुछ नहीं मिला था? नहीं, मैंने गोल्ड में पसंद नहीं करी, मेरे पास खुद बहुत था, इसलिए मुझे अपने मियाँ का प्यार चाहिए था। सही, चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप बताएंगे कि आपको आपकी शादी पे कितना सोना मिला था? 7 तोले। तो आपके पास संभाला हुआ है या इस्तेमाल हो गया कहीं? नहीं, मैंने जगह ले ली, मकान बनाया, घर बनाया। यानी कि आपको लगता है कि सोना जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बेटियों को देना चाहिए किसी अच्छे वक्त के लिए? हाँ, देना चाहिए बेटियों की। आपने अपनी बेटियों के लिए रखा हुआ है सोना बना के? मैंने दिया बेटियों को लिए 4-4 तोले दिया, अपनी बेटियों को 3-3 तोले दिया। आप मुझे बताएंगे कि आपको ज्वेलरी में क्या चीज़ पसंद है? मुझे चेन पसंद है। और आपको पहला तोहफा क्या मिला था? रिंग। और आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है, जो सोना इतना ऊपर चला गया, तो उसमें गोल्ड पहनना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, आर्टिफिशियल ही पहनना चाहिए, जितना महंगा हो गया। गोल्ड पहनना चाहिए, लेकिन ये है कि इनको रेट्स कम करने चाहिए। रेट्स में बहुत हैवी हो चुके हैं अब तो गोल्ड्स के। आपको जो है वो क्या चीज़ पसंद है ज्वेलरी में? चेन लॉकेट्स। क्या पसंद है? चेन लॉकेट ना पसंद है। और आपको पहला तोहफा कहाँ से मिला था? अपने हस्बैंड से ही रिंग मिली थी और देवर से है वो चेन मिली थी मुझे। तो आपको लगता है कि सोने की जो कीमत है बढ़ने से आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका ट्रेंड ज़्यादा हो जाएगा, या सोना जो है अपनी हैसियत जो है वो वापस ले आएगा? उम्मीद तो है कि सोना जो है वो अपनी हैसियत जो है वापस ले आएगा। यानी कि अभी भी लोगों को आस है कि सोने की कीमत कम हो, सोना तो फिर सोना है ना।
हम खरीदने आए, देखने आए हैं। अभी महंगाई बहुत है इसलिए अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या ले क्या ना ले। तो किस मकसद के लिए ख़रीद रहे हैं आप? मकसद के लिए बच्ची के लिए लेना। अच्छा, वैसे घर में लेके रखेंगे या शादी है? नहीं, शादी है बच्ची की शादी के लिए लेना। तो आपका क्या आइडिया, कितना परचेज़ करना चाह रहे हैं आप? 1 तोला लेना। अच्छा, तो मतलब ये महंगाई की वजह से 1 तोले पे आ गए हैं, नहीं तो चलो 2-3 तोले तो कोई गरीब आदमी ले ही लेता था, बच्चियों को दे देता था। बहू हैं, अब जाहिर बच्चों की शादी करनी है, आप किसी के जाएंगे, उन्होंने कहना जी हमारी बेटी को क्या दिया आपने, बताएं। गरीब बंदा कहाँ से लेकर आए, रोटी नहीं पूरी होती, किराएदार हैं, किराया दें, रोटी खाएं या जेवर बनाएं। आपको आपकी शादी पे कितना जेवर मिला था? मेरी शादी पे मिला था 3 तोले मेरी अम्मी ने दिया था और 7 तोले मेरे ससुराल वालों ने दिया था। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं महंगाई, और महंगाई हर दौर में जो है वो रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने मतलब बेटियों को ज़रूर ये जेवर दें? आप वेस्ट में चले जाएं, वहाँ पे तो ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हमने इस रिवायत को क्यों अपने ऊपर जो है सवार किया हुआ है? ये हमने सवार नहीं किया हुआ। जहाँ पे शादी करते हैं लड़के वाले जो हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं, पूछते हैं तुम्हारी माँ ने क्या दिया है। ये जो सा रिवाज शुरू से चलता आया, ये चलता ही रहना चाहिए। महंगाई जितनी भी हो जाए, मजबूर होकर गरीब लोग कर्जा उठाते हैं, करते हैं, उन्हें मजबूरन करना पड़ता है। ये वो नहीं है कि हमने अपने शौक़ से कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें करना पड़ता है ना। हम लोग अगर इस रिवायत को ख़ुद तोड़ें, आपके भी बेटे होंगे, अगर हम इस रिवायत को ख़ुद तोड़ें और जेवर ना लें, तो क्या ये ज़्यादा अच्छी रिवायत कायम करने में हम लोग आगे एक स्टेप नहीं लेंगे? चले हम आपकी मान लेते हैं, हम नहीं लेते, बच्ची को नहीं देते, चलो जी कोई गरीब समझ के या कुछ करके ले जाएगा हमारी बेटी, लेकिन जब हम अपने बेटे की करने जाएंगे वो हमें बेटी नहीं देंगे। वो तो कहेंगे, पहले पूछते हैं आप क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे हक में, फिर वहाँ पे क्या करें, हम बेटों को शादियाँ ना करें, बताएं। उन्हें कुछ करना है ना। अब सही कह रहे हैं, कुछ रस्म व रिवाज हम अपने मुआशरे में ऐसे बना लेते हैं कि वो बाद में हमें उसको भुगताना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगियां आसान करें और रस्म और रिवाज को ख़त्म करें, क्योंकि ये इस्लाम इंतहाई सादा मज़हब है और सादगी की तलकीन करता है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हमने कोशिश की कि अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए मौजू की मुनासबत से बेहतरीन मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। ज़ेवरात की तारीख़ के हवाले से हम किस हद तक इस मौजू से इंसाफ कर पाए, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को प्रोग्राम जी का जहां की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।